नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है खबर चालीसा का। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से आज बाजार सहमा नजर आया। कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी सख्ती के ऐलान के चलते बाजार में आज डर का माहौल दिखा। बाजार में आई बिकवाली से प्रमुख इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई है और निवेशकों के 3,54,000 करोड़ रुपए साफ हो गए। आज के कारोबार में निफ्टी एक हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 883 अंक गिरकर 47,949 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 258 अंक गिरकर 14,359 पर बंद हुआ। आज निफ्टी फार्मा इंडेक्स के अलावा सभी सेक्टर्स पर बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला। निफ्टी पीएसयू बैंक और रियल्टी इंडेक्स 4 से 4.25% तक कमजोर पड़े। ऑटो, मीडिया, निजी बैंक इंडेक्स ने भी 2.5 से 3% तक का गोता लगाया। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी गिरावट आई और यह 7.25% टूटकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 769 अंक टूटकर बंद हुआ। रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स की बाजार में कमजोरी के साथ लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर कंपनी के शेयर को 436 रुपए के भाव पर लिस्टिंग मिली, जो 486 रुपए के इश्यू प्राइस की तुलना में 10.29% कम है। इसी तरह बीएसई पर कंपनी के शेयर 9.67% के डिस्काउंट के साथ 439 रुपए के भाव पर लिस्ट हुए। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 483 रुपए से 486 रुपए का प्राइस बैंड तय किया था। लिस्टिंग के आधार पर निवेशकों को एक लॉट पर 1,500 रुपए का नुकसान हुआ। ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडियरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल कर दिया है। कंपनी के इश्यू में 1,160 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी किए जा सकते हैं। इन सभी शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपए है। ग्लेनमार्क फार्मा के बोर्ड ने 16 अप्रैल की बैठक में आईपीओ को हरी झंडी दी। सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी एसीसी के जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 74% बढ़कर 563 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान 353 करोड़ रुपए का ही था। इसी तिमाही में पिछले साल कंपनी का कुल मुनाफा 320 करोड़ रुपए रहा था। 31 मार्च का खात्मा तिमाही में कंपनी की जो आय है वो 3,433 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,292 करोड़ रुपए रही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के सभी मामलों की सुनवाई पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डिविजनल बेंच की सुनवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 4 मई को करेगा। फ्यूचर ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ रुपए की डील कर रही है, जिसके खिलाफ अमेजॉन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अमेजॉन का आरोप है कि फ्यूचर ग्रुप ने उसके साथ हुई डील का उल्लंघन किया है। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर तमाम इंडस्ट्री चैंबर्स से इनपुट ले रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर लोगों के जीवन और आजीविका बचाने पर काम कर रही है। वित्त मंत्री ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तमाम कारोबारियों और चैंबर नेताओं से फोन पर बातचीत भी हुई है। इनसे इंडस्ट्री संबंधित इनपुट्स दिए गए हैं। साथ ही साथ हम सब लोग मिलकर जीवन और आजीविका बचाने पर काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी में इस साल भी इजाफा होगा। उनकी सैलरी या बोनस या किसी भी तरह से मिलने वाली इनकम में कोई कटौती नहीं होगी। ये जानकारी बैंक के एमडी एस जगदीशन ने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में दी है। बैंक के पास करीबन 1 लाख कर्मचारी हैं। माना जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक के इस फैसले के बाद अब दूसरे बैंक भी इस तरह से ही फैसला कर सकते हैं। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ने गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग जरूरी करने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। जीजेसी ने कहा है कि कोरोना के चलते इस साल जून से इसे लागू करने में दिक्कत आएगी। जीजेसी ने हॉलमार्किंग नियमों को 1 साल यानी कि जून 2022 तक बढ़ाने की मांग की है। जीजेसी का कहना है कि देश में अभी इंफ्रा की भारी दिक्कत है और कोरोना काल में इसे डेवलप करना और भी मुश्किल है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट को फंड करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सरकार एसआईआई को 3,000 करोड़ रुपए की फंडिंग कर सकती है। एसआईआई ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार से फंड की मांग की थी।
कोरोना की बढ़ती मामलों के बीच में वैक्सीन की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कह रही है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही बैठकें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सुबह 11:30 बजे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना संकट को लेकर बैठक की। इसमें कोरोना के ताजा हालात को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद शाम 4:30 बजे पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के बड़े डॉक्टर्स के साथ चर्चा की। उसके बाद पीएम ने देश की बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ भी चर्चा की। कोरोना वायरस से लड़ाई को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। इसके एक दिन बाद आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मनमोहन की चिट्ठी पर जवाब दिया। हर्षवर्धन ने कहा कि मनमोहन सिंह ये मानते हैं कि वायरस से लड़ाई में सबसे अहम हथियार वैक्सीन है, लेकिन ये बात चौंकाती है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के नेता ही इसके असर पर सवाल उठाते रहे। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उन्हें एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद इसका ऐलान किया है। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, खाने पीने और मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी। 50 लोगों के साथ शादियों में इकट्ठा हुआ जा सकता है, इसके लिए अलग से पास हालांकि जारी होंगे। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 25,000 केसेस आ रहे हैं। ऐसे में पूरे हेल्थ सिस्टम पर तनाव है। उन्होंने कहा कि अब भी कठोर कदम नहीं उठाए गए तो सिस्टम चरमरा जाएगा। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में बेवजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर आ पाएंगे। प्राइवेट ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। सरकारी दफ्तरों में आधे ही अफसर आ पाएंगे। वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी। मेट्रो बस सर्विस चालू रहेंगी, लेकिन 50% यात्रियों को इजाजत मिलेगी। बैंक, एटीएम और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। सभी थिएटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। पहले से तय शादियों को हालांकि इस दौरान छूट मिलेगी। कोरोना मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यूपी के 5 शहर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर को 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया गया। इस दरमियान इन शहरों में सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे, लेकिन खबर है कि यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के लॉकडाउन के फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अब सरकार कर्फ्यू में और सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जानकारों के मुताबिक राज्य सरकार जरूरी सर्विसेज वाली दुकानों को खोलने का समय कम कर सकती है। साथ ही फूड स्टॉल, रेहड़ी वालों पर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। खबरों के मुताबिक लोकल ट्रेन्स की संख्या भी घटाई जा सकती है। टैक्सी और ऑटो की बेवजह घूमने पर भी जुर्माना लगाने का विचार हो रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 68,631 मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों के लिए बीएमसी ने होम आइसोलेशन के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत कोविड मरीजों को हवादार कमरे में परिवार से अलग रहने के लिए कहा गया है। मरीजों के लिए टॉयलेट्स, बाथरूम भी बाकी परिवार से अलग रखने की सलाह दी गई है। डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवाइयां लेने के साथ ही हमेशा ऑक्सीजन लेवल जांचने की सलाह है। रोजाना 6 मिनट कमरे में ही टहलने की सलाह है। हर 2 घंटे पर अपने हाथ को पानी से साफ करने की भी सलाह दी गई है। रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पीने की सलाह भी दी गई है। कोरोना संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में 15 दिनों के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया है। साथ ही 3 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए राजस्थान सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने का आदेश दिया है। इसके तहत राज्य में सिर्फ दुकानें और जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले ऑफिस ही खुलेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स, ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन मजदूरों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसे फैक्ट्री, निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा नए केसेस कोरोना के मामले दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,73,810 नए कोरोना केसेस आए हैं और इस दौरान
1619 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इसी दौरान 1,44,178 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले शनिवार को 2,61,500 नए केसेस आए थे। आपको बता दें कि देश भर में 19 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केसेस पहुंच चुके हैं और अब तक वायरस से 1,78,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो गया है। अब केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने आज ये बात कही। वीके पॉल ने बताया कि पिछले साल आई लहर में जितने लोग संक्रमित हुए उनमें 30 साल से कम उम्र के 31% थे। इस बार की लहर में 32% है। ऐसे में युवाओं में संक्रमण ज्यादा होने जैसी बात सही नहीं है। इस बीच आईसीएमआर ने कहा है कि दूसरी लहर कम खतरनाक है। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। अब रैली में पूरे जिले के लोगों को एक जगह आने की जरूरत नहीं होगी। हर विधानसभा में प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जाएंगे। अब रैली स्थल पर कम से कम लोग होंगे। जो भी लोग होंगे पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे। मालदा में 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री की पहली रैली है, तो वहां की सभी 12 विधानसभा में प्रधानमंत्री की रैली को दिखवाने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन लगवाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बचे हुए चरणों का चुनाव एक साथ करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर ये मांग कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों की जिंदगी से न खेलें। उन्होंने कहा कि उनके लिए लोगों का जीवन ज्यादा मायने रखता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं मानती। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गीतांजलि स्टेडियम जैसी कई जगहों पर राज्य सरकार ने सेफ होम्स बनाए थे, लेकिन अब ऐसी सभी जगहों को चुनाव आयोग ने अपने कब्जे में ले लिया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब कोलकाता में छोटी छोटी चुनावी सभाएं आयोजित करेगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बाकी जगह काफी कम देर भाषण देंगी। वो अपने भाषण 20 मिनट या उससे ज्यादा समय की कटौती करेंगी ताकि लोगों को सभा में लंबे समय तक खड़ा न रहना पड़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 100% ईवीएम वीवीपीएटी मिलान की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तृणमूल कांग्रेस नेता गोपाल सेठ की याचिका में कहा गया था कि इससे पूरी तरह से पारदर्शी चुनाव होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आधे से ज्यादा चुनाव बीत जाने के बाद प्रक्रिया में अब दखल नहीं दिया जा सकता। वर्तमान में हर विधानसभा के 5 ईवीएम का वीवीपीएटी से मिलान होता है। यह व्यवस्था 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई थी। अब कोर्ट ने 50% ईवीएम वीवीपैट का मिलान करने की मांग को अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज लखनऊ समेत 20 जिलों में वोट डाले गए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, मास्क, पीपी किट जरूरी व्यवस्थाएं की गई थी। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरे मतदान शांतिपूर्ण रहा। आजमगढ़ में झड़प के बाद मतपेटी में डाला गया एक पानी, यह ऐसी खबर मिली है। बाद में उस बूथ का मतदान रद्द कर दिया गया।